मैंने अपने घर में एक प्लांट लगाया है जिसकी ग्रोथ मैं हर वीक चेक करता रहता हूं। तो मैं देखता हूं कि हर वीक वो अपने पिछले वीक के कंपैरिजन में बड़ा होता जा रहा है। यही सिनारियो मुझे मेरे एक फ्रेंड के साथ भी देखने को मिलता है। उनका ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉस हो रहा है वो भी हर वीक बड़ा होता जा रहा है। जब वो मुझे पहली बार मिले थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉस है वो सिर्फ 12,000 रुपीज का है। अगले वीक जब वो मिले तो वो कह रहे थे कि 20,000 हो गया है। तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरे घर में वो प्लांट बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे मेरे फ्रेंड का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी बड़ा होता जा रहा है। तो अक्सर वो मुझे मिलते रहते हैं तो बताते रहते हैं कि लॉस कितना हुआ है। तो एक बार मुझे वो मिले तो कहते हैं कि अब तक मेरा जो लॉस है वो 4 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो मैं जब भी वो मुझे बताते थे तो मैं कहता था कि देखो आप ट्रेड मत करो और ट्रेडिंग को इसको बंद कर दो क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो वो कहते थे कि हाँ ठीक है मैं अब नहीं करूँगा। तो एक दिन वो मानते तो थे नहीं, तो जब वो भी मुझे मिलते थे तो मैं क्या करता था उनसे हर बार पूछता था कि अब तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे हमेशा यही देखने को मिलता था कि वो फिर भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक दिन ना उनका ऐप डिलीट कर दिया उनके फ़ोन से। मैंने कहा अब आप नहीं करोगे, ऐप को मैंने खुद ही डिलीट कर दिया। अब मेरे अच्छे मित्र थे तो मैं चाहता नहीं था कि उनका इतना लॉस हो। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है मैं आज से मैं इस ऐप को चलो मैं ही खुद ही डिलीट कर देता हूँ, मैं आज से आप कह रहे हो तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फिर वो मुझे 1 महीने बाद एक फंक्शन में मिले। तो उस फंक्शन में वो मुझसे बोल रहे थे, मैंने कहा कि अब तो आप ट्रेड नहीं करते हो, कितना अच्छा हुआ कि आप 4 लाख पर ही बच गए, उससे आगे नहीं गए। तो कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जैसे ही आपके घर से निकला था मैंने वो ऐप फिर से डाउनलोड कर लिया था और अब मेरा जो लॉस है वो 7 लाख का हो चुका है। तो मैंने कहा ये तो आप क्या कर रहे हो, आपने फिर से वो ऐप डाउनलोड क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आपका 3 लाख का लॉस और बढ़ गया है। और मैंने कहा अब आप इसको यहीं पर रोक दो, अपनी मिसेज को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, उनसे बात करो और फिर इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दो। तो वो कहते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है कि आपने उनको बताया नहीं है। तो बोले आप भी मत बताना, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अब से आगे से इस तरह की कोई भी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। तो मैंने उसी फंक्शन में उनकी बीवी और बच्चों को सबको ये बात बता दी कि ये इंसान ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और अपना बहुत सारा लॉस कर रहा है, लगभग ये 7 लाख रुपीज का लॉस कर चुका है। फिर उसके बाद वो मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी। फिर उसके बाद वो 1 महीने बाद वो मुझे फिर से मिले, बोले आपने कमाल कर दिया, आपने उन सबको बता दिया। और वो सब इतने नाराज हो गए थे और उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मेरी मिसेज ने, मेरी वाइफ ने गुस्से में मेरा फ़ोन ही तोड़ दिया। बोले अब ये ना होगा फ़ोन और ना आप ट्रेडिंग करोगे। तो मैंने कहा अच्छा ही हुआ कि आप 7 लाख रुपए का लॉस कर चुके थे और अब आपने फर्दर लॉस नहीं किया होगा, कितना अच्छा हुआ कि आपका फ़ोन टूट गया। बोले नहीं फ़ोन तो मैंने अगले दिन ही ले लिया था, मार्केट खुलने से पहले ही मैं फ़ोन लेकर आ गया था और अब मेरा जो लॉस है वो 12 लाख रुपए का लॉस हो चुका है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई है कि आप एडिक्टेड हो गए हो और आप मानोगे नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये बताओ आप मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो करते कैसे हो। तो वो कहते हैं बिल्कुल सिंपल सा मेरी एक स्ट्रेटजी है। देखो मार्केट में मैं जाता हूँ, सबसे पहला काम क्या करता हूँ, ये देखता हूँ कि निफ्टी आज रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है। मैं कहा ये कौन सी स्ट्रेटजी है, मुझे भी समझाओ। बोले देखो अगर मार्केट में निफ्टी रेड कलर का है तो मैं उस दिन पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, भर के लेता हूँ बहुत सारे। और अगर निफ्टी ग्रीन कलर का होता है इसका मतलब मार्केट आज बढ़ेगा, तो मैं बहुत सारे जो कॉल ऑप्शन होते हैं उनको बहुत सारे भर के एकदम बहुत सारे लॉट को लेता हूं और फिर उसके बाद मुझे क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो मैंने कहा आप एक बात बताओ कि अगर आप मान लो चलो एग्जांपल के लिए आप नेकेड कॉल को लेते भी हो, नेकेड पुट को लेते भी हो, उसके बाद आप क्या करते हो। बोले उसके बाद कुछ नहीं करता हूं, प्रॉफिट वाली स्क्रीन लगाकर बैठ जाता हूं और फिर उसके बाद देखता रहता हूं कितना लॉस हो रहा है और फिर उसके बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूं जैसे ही लॉस होता है। तो मैंने कहा आपको कभी प्रॉफिट होता है कि हाँ प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हाँ जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा अगले दिन लॉस हो जाता है। तो मैं कहा देखो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप चाहे कॉल ऑप्शन नेकेड बाय क्यों ना कर रहे हो, आप चाहे नेकेड पुट ऑप्शन क्यों ना बाय कर रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे तो आपको ये जो लॉस हैं ये होने बंद हो जाएंगे। तो पहले आप उनको थोड़ा समझ लो। आप कभी इस ऑप्शन चेन को देखते हो, तो बोले नहीं ये हम कभी नहीं देखते हैं, हम तो केवल रेड और ग्रीन देखते हैं, सिर्फ 2 ही चीजें देखते हैं। तो मैंने कहा अब आप आगे से ये नहीं करोगे।
अब आपको आगे से सिर्फ दो चीजें देखनी है, इसको रेड ग्रीन नहीं देखना। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट ये कैसे काम कर रहा है, एक तो इसको समझना है और दूसरा आपको ग्रीक्स को समझना है। अगर आप ग्रीक्स को समझ के काम करोगे तब तो हो सकता है कि आपका लॉस कम हो या ना हो, लेकिन मैं ये इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो लेकिन हाँ, क्योंकि अब आप मानोगे तो हो नहीं, तो अगर आप कर ही रहे हो तो थोड़ा समझ के कर लो। तो मैंने उनको समझाया कि किस तरह से जो ग्रीक्स हैं वो हमारे रिस्क को मैनेज करते हैं, और वो जो सारी बातें मैंने उनसे कही, इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप एक ट्रेड लेने से पहले अपने 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी कि जब आप मनी मैनेजमेंट कर चुके होते हैं, जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मार्केट में लॉस होगा तो आप मैक्सिमम अपने टोटल अमाउंट का कितना लॉस लेंगे, और जब साथ में सेकंड स्टेप यानी कि रिस्क मैनेजमेंट भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लॉट या कितना अमाउंट आप लॉस कर सकते हैं मैक्सिमम, उसके बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। जब आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ये 2 काम कर चुके होते हैं, फिर बारी आती है कि अब आप एक मार्केट में ट्रेड लें। लेकिन सवाल ये है कि मार्केट में ट्रेड जब हम लें तो कौन सी ट्रेड लें जो कि बेस्ट ट्रेड होगी, क्योंकि मार्केट में जब हम ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं तो ऑप्शन चेन ओपन करने पर तो बहुत सारी स्ट्राइक दिख रही हैं। यहाँ पर हम निफ्टी के एट द मनी को परचेज करें तब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या OTM को परचेज करें या ITM को, इनमें से कौन सी स्ट्राइक ऐसी है जो बेस्ट है। तो आंसर है कि देखो, कोई भी स्ट्राइक बेस्ट जो होती है वो अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होती है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन OTM में से कोई चुनो, तो पहले मैं आपको अपने माइंड में मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा कि मार्केट में वोलाटिलिटी कितनी है। अगर मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा है, करेक्ट, तो तभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप OTM को चूज कर सकते हैं, करेक्ट। अगर मार्केट में वोलाटिलिटी लो है तो OTM को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। अब वोलाटिलिटी लो है या हाई है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है बिल्कुल सिंपल है, आप इस ऑप्शन चेन को ओपन करिए, यहाँ पर जाकर आप देखोगे तो IV की जो वैल्यू है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी की जो वैल्यू है वो 6 है, और उसके आगे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि वो लो है। तो अगर लो वोलाटिलिटी है तो हम OTM को चूज नहीं करेंगे, अभी OTM बेस्ट स्ट्राइक नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पर लिखा होता वोलाटिलिटी हाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती, जैसे एग्जांपल की कहता हूँ कि 20, 30, इस तरह से कोई हाई वेरी हाई वैल्यू होती, तब मैं आपसे ये कहता हूँ कि तब OTM क्या बन जाती, बेस्ट स्ट्राइक बन जाती। तो इससे इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्ट्राइक बेस्ट नहीं होती है जब आप ट्रेड लेने जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंडीशन चेंज हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि वोलाटिलिटी अभी तो लो है, लेकिन मार्केट में ट्रेड हमने लिया और लेने के बाद वोलाटिलिटी हाई हो गई, तो ATM लेना, मान लो स्टार्टिंग में हमने ATM ले लिया था और अगर वोलाटिलिटी हाई हो गई तो आप बाद में सोचोगे कि नहीं OTM लेना ही बेस्ट रहता। तो इसका मतलब ये है क्योंकि मार्केट में लगातार कंडीशन चेंज होंगी, तो जो आपका जो रिस्क है ट्रेड को लेने में, वो रिस्क हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसलिए मार्केट में आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करिए, पहले तो आप वोलाटिलिटी के बेसिस पर करिए। सबसे पहली चीज अपने माइंड में फिक्स कर लो कि किसके बेसिस पर करेंगे, वोलाटिलिटी के बेसिस पर, करेक्ट। अब दूसरी चीज आती है कि वोलाटिलिटी भी चेंज होगी, और जब वोलाटिलिटी चेंज होगी तो सारे रिस्क चेंज होंगे, सारे रिस्क चेंज होंगे। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमने पिछली क्लासों में ऑप्शन ग्रीक को डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने डेल्टा पढ़ा, गामा पढ़ा, थीटा पढ़ा, वेगा पढ़ा, रो पढ़ा। अब ये जो सारे ऑप्शन ग्रीक्स हैं इनको हम लोग रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्क। क्योंकि जब भी मान लो मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या चेंज होता है? तो आंसर है कि मार्केट में जब अंडरलाइन की वैल्यू चेंज होती है तो उनके साथ साथ ये सारे ग्रीक चेंज होते हैं, करेक्ट। तो अंडरलाइन के चेंज होने पर ग्रीक का चेंज होना ही क्या कहलाता है? रिस्क का चेंज होना। ये बात आई आपको समझ में? तो अब आप आगे से सिर्फ एक बात को ध्यान रखेंगे, क्या कि आगे से हम जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना, ऑप्शन ग्रीक्स, इन्हें ऑप्शन ग्रीक्स ना कहकर हम अपनी ट्रेड का रिस्क कह सकते हैं कि यही हमारे क्या है? रिस्क। क्योंकि मार्केट में जब चेंज आएगा तो हमारा रिस्क बढ़ेगा या कम होगा, करेक्ट। तो वो बढ़ना घटना किसकी वजह से हो रहा है? तो आंसर है क्योंकि इनकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, इसलिए मेरी जो ट्रेड मैंने ली है उसमें इस रिस्क में चेंज आएगा, करेक्ट। तो जब भी मैं कहता हूं कि मुझे रिस्क मैनेज करना है
तो इस बात का मतलब मैं आपसे ये कह रहा होता हूं, दरअसल मैं आपसे ये कह रहा होता हूं कि आपको ग्रीक्स को मैनेज करना है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने ये डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ वोलाटिलिटी, वॉट एवर जो भी सिचुएशन थी, ओपन इंटरेस्ट उसने देखा, और या किसी भी वजह से मैं कहता हूं एट द मनी मान लो डिसाइड कर लिया, करेक्ट। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं एट द मनी परचेज कर चुका हूं, करेक्ट। अब जब मैंने एट द मनी का 25,500 का कॉल परचेज कर लिया, क्योंकि सेंटीमेंट कह रहा था कि मार्केट जो है वो बुलिश है, तो मेरा अब जो रिस्क है वो क्या क्या है? तो आंसर है कि अगर आपने कॉल परचेज कर लिया है तो अब आपका जो रिस्क स्टार्ट होगा वो डेल्टा पर स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा रिस्क। कैसे? कि देखो अगर मार्केट में वोलाटिलिटी लो रही, कैसी रही हो गई? लो वोलाटिलिटी, तो क्या होगा? तो आंसर है ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है वो क्या करेगा? तेजी से टाइम को डिके कराएगा, करेक्ट। अब तेजी से टाइम को जब वो डिके करा रहा होगा तो मेरी जो डेल्टा की वैल्यू है, या मैं कहूँ या ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही होगी, इसकी वैल्यू बढ़ने की बजाय क्या हो रही होगी? घट रही होगी। अब मेरा डेल्टा कम हो रहा है, तो डेल्टा आप जानते हो किसको बताता है? मेरे ऑप्शन के प्राइस को बताता है कि कितना बढ़ेगा। तो जब मेरा डेल्टा नहीं बढ़ रहा तो मेरे ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा होगा, और मेरा ऑप्शन का प्राइस बढ़ने की बजाय थीटा जो है उसको टाइम डिके करा के उसको कम करता जा रहा है, करेक्ट। तो ये जो डेल्टा है वो मेरा क्या बन गया? रिस्क बन गया, करेक्ट। क्योंकि यही सबसे बड़ा रिस्क है अभी। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ा तो इस ट्रेड को लेने का कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये देखते हैं कि मेरा अंडरलाइंग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कुछ लोग तो निफ्टी को देखते रहते हैं सिर्फ कि निफ्टी में क्या हो रहा है, करेक्ट। दूसरे तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरे ग्रीक्स में क्या हो रहा है। तो जो प्रो ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से इस काम को कर रहे हैं, वो जनरली ग्रीक्स या वोलाटिलिटी को ही देख रहे होते हैं। वो इस बात से कोई लेना देना नहीं उनको कि निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि वोलाटिलिटी चेंज हो रही है, निफ्टी की वैल्यू चेंज हो रही होगी, वोलाटिलिटी चेंज हो रही है, करेक्ट। तो वोलाटिलिटी देखो या निफ्टी को देखो, वो एक ही बात है। अपने अगर आप ग्रीक्स पर ध्यान रखोगे तो आप समझो कि आपकी ट्रेड जो है वो मैनेज रहेगी, उसका रिस्क हमेशा मैनेज रहेगा। तो अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, मान लो हमने कोई एक ट्रेड इनिशिएट की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी ट्रेड को मॉनिटर करेंगे। ट्रेड को जब हम देखें तो क्या देखें? या ट्रेड लेने के बाद अपना प्रॉफिट लॉस देखते रहें या निफ्टी का चार्ट देखते रहें? हम क्या देखें? तो आंसर है कि जब भी आप एक ट्रेड इनिशिएट कर लेते हो तो हर ट्रेड इनिशिएट करने के साथ वहां पर एक रिस्क आ जाता है। वो रिस्क आ जाता है का मतलब ग्रीक्स आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन के कुछ ना कुछ ग्रीक्स होते हैं। उन ग्रीक्स को हमें मैनेज करना होता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चेंज हो रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने एक ट्रेड सेलेक्ट कर ली, करेक्ट, जो भी करंट सिचुएशन थी उसके हिसाब से आपने एक ट्रेड सेलेक्ट कर ली। मैंने माना कि आपने एट द मनी का स्ट्राइक परचेज कर लिया, 25,500 पर निफ्टी चल रहा है, और उसका आपने कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया जो कि मार्केट में दिखा रहा है, मैं वही लिख देता हूं जो दिखा रहा है, 101 दिखा रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए 100 ले लेता हूं, ठीक है। आपने 100 रुपीज पर इसको परचेज कर लिया। नाउ अब जैसे ही आपने इसको परचेज किया था तो वैसे ही दो तीन चीजें हुई। क्या हुई सर? वो ये हुई कि यहाँ पर डेल्टा कुछ आ गया, हमारी जो ट्रेड है उस स्ट्राइक पर कुछ डेल्टा आ गया है हमारे पास, हमारे अकाउंट में कुछ डेल्टा आ चुका है। और क्या आ गया सर? और गामा भी आ गया है, और क्या आ गया है? थीटा भी आ गया है, और क्या आ गया है? कप्पा भी आ गया, यानी वेगा भी आ गया है। ये चारों चीजें इसके लेते ही हमारे पास आ गई है हमारी ट्रेड में, करेक्ट। अब मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं जो एक्चुअल वैल्यू है, चलो उन्हीं को पुट करते हैं। जैसे डेल्टा की वैल्यू इस स्ट्राइक के लिए 0.55 है। अगर मैं अपने गामा की वैल्यू देखूं इस स्ट्राइक के लिए तो मेरे गामा की वैल्यू 0.0018 दिखा रहा है, मैं वही यहां पर पुट करता हूं 0.0018, करेक्ट। और मेरे जो थीटा की वैल्यू है वो इस वाली स्ट्राइक के लिए लगभग 11 के आसपास है, तो चलो मैं 11 लिख लेता हूं, ठीक है। और मेरा जो कप्पा है यानी कि जो मेरा वेगा है वो वेगा मेरा दिखा रहा है यहाँ पर, ये भी 11 के आसपास है, तो मैं इसको भी 11 ले लेता हूँ, करेक्ट। नाउ अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। जैसे ही आपने ट्रेड ली, ट्रेड इनिशिएट होते ही ये सब आ गया आपकी ट्रेड में, करेक्ट। अब क्या होगा? तो आंसर है कि देखो दो तीन चीजें होंगी। मार्केट में जो हमारा अंडरलाइंग है, करेक्ट, अंडरलाइंग मतलब सर, अंडरलाइंग मतलब निफ्टी की वैल्यू में कुछ चेंज आएंगे। निफ्टी लगातार बढ़ता करता है, करेक्ट।
अब सवाल है कि अगर निफ्टी जो है वो बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो कर रहा है, करेक्ट, तो उस केस में हमें ये क्लियर है कि वोलाटिलिटी यानी कि मार्केट में है नहीं। अगर वोलाटिलिटी है नहीं, वोलाटिलिटी लो है, तो क्या होगा? तो आंसर है कि जो ये मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है ये चेंज होने लगेगी। कैसे चेंज होने लगेगी? तो आंसर है जैसे मान लो मेरा जो डेल्टा है, अब वोलाटिलिटी लो थी, मैंने एक थोड़ी देर के लिए मैंने माना कि वोलाटिलिटी कैसी है? लो आई हुई है, ये मैंने माना, करेक्ट। तो उस केस में मेरा जो डेल्टा है वो 0.5 से कम होने लगेगा। कितना हो जाएगा सर? मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट मैंने माना कि ये ओटीएम बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? ओटीएम की तरह बनने लगेगा, या मैं कहूँ ये धीमे धीमे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लो आई हुई है, टाइम डिके की वजह से डेल्टा कम होगा, और डेल्टा कम होगा तो मेरे प्रीमियम की वैल्यू भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जो 100 है उससे कम होने लगेगी, करेक्ट। तो यहां पर ये 0.5 से एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि 0.40 हो गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अब सवाल है कि सर ये 0.40 हो गया, तो उस टाइम पर ये जो स्ट्राइक है वो ओटीएम की तरह बिहेव करने लगी, क्योंकि एट द मनी का डेल्टा तो 0.55 होना चाहिए या 0.5 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये तो 0.40 हो गया, और 0.40 डेल्टा तो सर ओटीएम का होता है। अब यहां तो ट्विस्ट आ गया एक। क्या ट्विस्ट आ गया? कि लिया तो हमने एटीएम था, करेक्ट, लेकिन ये जो डेल्टा है ये तो ओटीएम का डेल्टा बन गया है। और प्रॉब्लम ये है कि हम तो एटीएम चाह रहे थे, हमारी ट्रेड एटीएम रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है कि अपने डेल्टा को वापस से उसी पोजीशन पर लेकर आना पड़ेगा, उसी पोजीशन पर आना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि 0.50 से आप चले थे, 0.40 हो गया है, करेक्ट, किसी भी वजह से हो गया। नाउ अब आपका एक काम है कि इसको 0.40 बनाओ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 0.40 से 0.50 जाने के लिए 0.15 मुझे ऐड कराना पड़ेगा, 0.15। तो ये कितना बनेगा? 5, ठीक है, 0.55 बन जाएगा वापस से। अब लेकिन सवाल ये है कि सर ये 0.15 में बढ़ाऊंगा कैसे इसको? मेरी मर्जी थोड़ी है, मैं क्या बढ़ा सकता हूं इसको? 0.15 इसमें ऐड करा सकता हूं? तो आंसर हाँ, करा सकते हो। कैसे करा सकते हैं सर? बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना होगा? आपको एक और कॉल परचेज करनी होगी जो 0.15 वाली डेल्टा वाली हो। मतलब ये कि अब आपको क्या करना है, जो डेल्टा है जिसका डेल्टा 0.15 के आसपास हो, जैसे कि ये वाली स्ट्राइक है ना, आपको अब क्या करना पड़ेगा? इसको भी परचेज करना होगा। अब जब आप इसको परचेज कर लोगे तो उस टाइम पर क्या होगा? 0.40 जो आपका डेल्टा बन गया था उसमें ये वाला डेल्टा और ऐड हो जाएगा। अब अगेन आपका जो डेल्टा है वो कितना हो गया? 0.55। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप इसको डेल्टा न्यूट्रल मत समझ लेना। मैं डेल्टा न्यूट्रल नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। मैं डेल्टा को न्यूट्रल नहीं कर रहा हूं। डेल्टा न्यूट्रल का मतलब होता है डेल्टा जीरो। यहां पर डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटेजी की बातें नहीं चल रही हैं। यहां पर बात चल रही है कि अपने रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। रिस्क को मैनेज का मतलब, जब भी मैं रिस्क कहूं तो आप सोचना मैं ग्रीक कह रहा हूं, करेक्ट, और या मैं जब भी ग्रीक कहूं तो आप सोचना कि मैं रिस्क कह रहा हूं। इस बात को ध्यान रखना कि रिस्क और ग्रीक एक ही बातें होती हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेड के जो रिस्क हैं वो रिस्क आता कहां से है? तो आंसर ग्रीक से आता है। ग्रीक के चेंज होने की वजह से रिस्क आ रहा है। इतनी बात आ रही है आपको सुनो? जैसे डेल्टा के चेंज होने से रिस्क आ गया हमारी पोजीशन में, क्योंकि फर्दर अगर वोलाटिलिटी लो रही तो क्या होगा? तो आंसर है इसकी वैल्यू जो है वो और लो होती चली जाएगी। 0.40 से 0. सपोज करिए 3020 के आसपास जाने लगेगी, डिपेंड ऑन टाइम ऑफ एक्सपायरेशन क्या है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो हमें हमेशा अपने डेल्टा को क्या करना पड़ेगा? सेम पोजीशन पर वापस लेकर आना पड़ेगा। तो फिर से सबसे पहला काम क्या करते हैं? तो आंसर, हमने एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर करते हैं बताइए? तो आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन। जो भी करंट सिचुएशन है वो आप देख सकते हो। आपने ओपन इंटरेस्ट देख लिया है, आपने डेटा देख लिया, एफआईआई क्या कर रहे हैं, डीआईआई क्या कर रहे हैं, मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये सब आपने देख लिया। उसके बेसिस पर आपने मार्केट का एक सेंटीमेंट देखा और उसके बाद आपने एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। वो आपकी करंट सिचुएशन के बेसिस पर ट्रेड आ गई। फिर आ जाएंगे आपके ग्रीक्स। ट्रेड के साथ कौन आ जाते हैं? ग्रीक्स। तो हम ये कहना स्टार्ट कर दो कि ट्रेड के साथ क्या आ जाता है? रिस्क, जिसको हमें क्या करना पड़ता है? मैनेज।
ये बात आई आपको समझ में? तो अब हम इसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे अपने ग्रीक को, और अपनी रिस्क प्रोफाइल जब भी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज होंगी, अवर रिस्क चेंज, सो वी हैव टू एडजस्ट द पोजीशन टू रिटर्न द रिस्क टू द मोर कंफर्टेबल लेवल। बात आ गई आपको समझ में? हमारा रिस्क जब चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से वापस से अपने कंफर्ट लेवल के, क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल कहाँ होता है, तो आंसर है जहां हमने ट्रेड इनिशिएट की थी, हमने बहुत सोच समझ के की थी, हमने बहुत सोच समझ के 0.55 वाला डेल्टा चूज किया था, लेकिन वो चेंज हो गया, तो अब हमारा कंफर्ट लेवल चला गया, तो हमें क्या करना है, उसे वापस से उसी कंफर्ट लेवल पर लाना है। कैसे लाओगे, तो आंसर है 0.55 से 0.40 हुआ है, तो 0.15 डेल्टा और ऐड करना पड़ेगा उसमें। ये बात आई आपको समझ में? ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहा है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको अभी कोई एक स्ट्रेटेजी बता दी है कि एक्चुअल में ये कैसे किया जाता है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताया कि कैसे किस चीजें काम कर रही होती हैं, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रेटेजी है कि डेल्टा को कैसे मैनेज करते हैं, वो हम आगे स्ट्रेटेजी के साथ साथ सीख लेंगे। ये समझ आया आपको? अब यहां पर सवाल ये है कि सर आप बार बार एक ही चीज कह रहे हो कि डेल्टा को हमें चेंज करना होगा लगातार, आप सिर्फ डेल्टा की बात ही क्यों कर रहे हो, आप बाकी की बातें क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे कि थीटा को चेंज करना होगा, जैसे कि वेगा को चेंज करना होगा। तो मैं अब आपको इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करता हूं कि हम ज़्यादातर टाइम जब मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने रिस्क को, तो हम ऑप्शन ग्रीक डेल्टा को ही क्यों मेंटेन करते हैं, उसी को क्यों मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले एक बार फटाफट से हमें यह देखना पड़ेगा कि सारे ऑप्शन ग्रीक्स बताते क्या हैं, एक बार हमें रिवाइज करना पड़ेगा उन सारे टर्म को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कितने हैं, तो आंसर है 1 2 3 4 5, करेक्ट। 5 ऑप्शन ग्रीक्स हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। डेल्टा का सिंबल आप देख रहे हो, ये डेल्टा का सिंबल है, गामा और ये थीटा का, और ये वेगा और ये रो का सिंबल है, करेक्ट। अब ये सब बताते क्या क्या हैं, थोड़ा सा एक बार फटाफट से समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि जो आपका निफ्टी है वो अभी है यहां पर एट द मनी, और एट द मनी पर निफ्टी जो है वो 25,000 पर है, ऐसा मैंने माना, करेक्ट। अब इसके जैसे ही आप इसको परचेज करोगे तो इसकी एक रिस्क प्रोफाइल आपके सामने निकल कर आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने ये परचेज किया, इसका कॉल ऑप्शन, और इसका जो कॉल ऑप्शन आपने परचेज किया वो मैंने माना कि 100 रुपीज़ पर आपने परचेज किया है। अब इसका जो डेल्टा है वो मैंने माना कि चलो 0.5 है, ठीक है। अगर ये 0.5 है तो ये डेल्टा क्या बताता है, ये बताता है कि जब निफ्टी 25,000 से 25,001 पर पहुंचेगा, यानी कि 1 पॉइंट मूव करेगा, करेक्ट, तो मेरे जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना हो चुका होगा, तो आंसर है वो जितना डेल्टा है उतना बढ़ चुका होगा। तो अगर ये कितना हो गया होगा, तो आंसर है ये 100.50 बन गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे डेल्टा की वैल्यू 0.50 है, करेक्ट। तो मेरे जो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो चुकी होगी, 100.50। तो बेसिकली डेल्टा क्या बताता है, तो आंसर डेल्टा बताता है कि जब भी अंडरलाइंग में 1 पॉइंट का मूव आएगा तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में कितना मूव आएगा, कितना मूव आएगा, तो आंसर उतना ही आएगा जितना डेल्टा की वैल्यू है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो हमारी अंडरलाइन जो ऑप्शन का प्राइस है वो 0.50 का मूव आ जाएगा, जैसे ही अंडरलाइंग में 1 पॉइंट का मूव आया, करेक्ट। अब दूसरी चीज मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि इसके साथ गामा की बात कर लेते हैं। तो गामा क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन। क्या मतलब है इस बात का, देखो ये जो हमारा डेल्टा है ना, वो आपको याद रखना होगा कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ठीक है, क्या, ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, तो आंसर है अंडरलाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन। ये बात ध्यान रखना, ओके। अंडरलाइन में जब चेंज आता है तो ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा ये बताता है डेल्टा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन। क्लियर हो गई ये बात आपको? अच्छा, नाउ अगर हम बात करें गामा की, तो गामा क्या बताता है, तो आंसर है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसका, डेल्टा का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन, ठीक है। क्या लिख रहे हो सर ये बोर्ड पर, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये डी क्या लिख दिया आपने। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलस है, डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अगर मान लो आपने, चलो आपको मान लो डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप भूल जाओ सबको,
लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डी जब भी लिखा जाता है तो डी चेंज को बताता है। किसको बताता है? चेंज को। तो डेल्टा को आप ऐसे पढ़ना शुरू करो, ऐसे सीखना शुरू करो कि देखो डेल्टा बताता है क्या कि अंडरलाइंग में जब क्या आएगा? चेंज। तो ऑप्शन प्राइस में कितना आएगा? चेंज। ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। डी जब भी बोला करो डी को चेंज से पढ़ा करो, ठीक है? तो फिर से एक बार फिर से बोलो, डेल्टा क्या बताता है? तो आंसर है कि डेल्टा बताता है कि जब भी अंडरलाइंग में 1 पॉइंट का मूव आएगा, 1 पॉइंट का चेंज आएगा, तो ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा। क्लियर हो गई? लेकिन जो गामा है वो क्या बताता है? वो बताता है कि जब भी हमारे अंडरलाइंग में 1 पॉइंट का चेंज आएगा तो हमारा डेल्टा में कितना चेंज आएगा। ठीक है? क्लियर है बात? अच्छा, तो ये तो बात हो गई गामा की। मतलब गामा हमारा ये करता है कि मान लो गामा की वैल्यू, सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि मान लो गामा की वैल्यू है 0.02, ऐसा कुछ है, करेक्ट? तो जो हमारा डेल्टा है उसमें ये ऐड हो जाएगा जैसे ये 1 पॉइंट मूव करेगा। तो हमारा जो नए डेल्टा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो इसको अगर आप ऐड करो तो ये कितना बनेगा? 0.52 हो जाएगा न्यू डेल्टा, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो अब हमारा जो ऑप्शन प्राइस है, जो सिर्फ डेल्टा को जब हमने पढ़ा था तब वो हम देख रहे थे कि वो 1 पॉइंट मूव करने पर इतना बढ़ गया था, 100.50 हो गया था। लेकिन गामा की वजह से डेल्टा भी बढ़ता है, तो इसलिए नया डेल्टा मिलेगा हमें। और वो जो नया डेल्टा है वो ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज लेकर आएगा? तो आंसर है, पहले 0.50 कह रहे थे हम, लेकिन अब हमने क्योंकि गामा पढ़ लिया तो अब हम क्या कहेंगे कि 0.50 नहीं आएगा, गामा डेल्टा में ऐड हो जाएगा और न्यू जो डेल्टा आएगा उतना हमारे ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। इतनी बात आगे समझ में? अब क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल क्लास में ये सब डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सारे ग्रीक्स में डिटेल में इंडिविजुअल क्लासों में बता चुका हूं, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में अब वापस से नहीं जा रहा हूं। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो आप इंडिविजुअल वीडियोस को पहले देखो, वहां पर इनके बारे में आपको डिटेल में भी मिल जाएगा और इन कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं वो भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं वो कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से इसको बस रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात हो गई किसकी? डेल्टा की बातें हो गई। ये बातें हो गई किसकी? गामा की बातें हो गई। गामा डेल्टा में चेंज लाता है और उसकी वजह से हमारे ऑप्शन प्राइस में चेंज आ जाता है, करेक्ट? अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक पर। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक क्या होता है? तो वो है हमारा थीटा। थीटा क्या करता है? तो आंसर, थीटा इज द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ यूनिट चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिखे, तो वो डेरिवेटिव में अगर आप थीटा की बात करोगे तो थीटा में आप ध्यान रखना ये किस में चेंज लेकर आएगा, इस बात को ध्यान रखना। द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ये ऑप्शन प्राइस में ही चेंज लाएगा। किस में लाएगा? ऑप्शन प्राइस में, करेक्ट? लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? तो आंसर है ये लेकर आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है? इतनी बात आ गई आपको समझ में? क्लियर है? सो इसको कैसे पढ़ोगे बताओ? तो आंसर हम सर थीटा को ऐसे पढ़ेंगे, देखो जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा। अब टाइम में चेंज यहाँ पर कितना टाइम में चेंज? तो जनरली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 डे का चेंज। तो जैसे ही टाइम में 1 डे का चेंज होगा वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा ये कौन बताता है? थीटा बताता है। फिर से टाइम टू एक्सपायरी में जैसे ही 1 डे का चेंज आएगा तो ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज हो जाएगा ये कौन बताता है? थीटा बताता है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने कहा कि थीटा की वैल्यू सपोज करिए है 10, माइनस का 10। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या करता है? ऑप्शन के प्राइस को घटाता है, कम करता है। तो जो बढ़ाते हैं उनके लिए तो प्लस के साइन यूज करते हैं और जो घटाते हैं उनके लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। ओके, सो थीटा इज -10। तो अगर थीटा -10 है तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि सपोज करो आज है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 6 नवंबर, ठीक है, और फिर ये हो गया नेक्स्ट डे आ गया 7 नवंबर। तो अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रही मार्केट में, कुछ भी ना बदले, थीटा ना बदले, वोलाटिलिटी ना बदले, बाकी सब कुछ कांस्टेंट अगर मार्केट में लिया जाए,
तो थीटा ये बताता है कि ऑप्शन के प्राइस में ऑटोमेटिकली इतने रुपीस कम हो जाएंगे। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मार्केट में अगर ये 6 नवंबर को 100 रुपीज का हुआ इस एट द मनी का ऑप्शन, तो 7 नवंबर को अगर मार्केट में कुछ और ना बदले, सब कुछ कांस्टेंट रहे, तो इसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी कितनी रह जाएगी? 90 रुपीज रह जाएगी। करेक्ट? ये थीटा बताता है। ठीक है, चलो सर आपकी ये बात भी मान ली। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया होता है वेगा। वेगा यानी इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ठीक है, तो इसको भी चलो नोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस। तो कप्पा क्या बताता है? चेंज इन ऑप्शन प्राइस, चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? तो आंसर है ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू वोलाटिलिटी। ठीक है, वोलाटिलिटी। ओके, नाउ क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लो मार्केट में अभी जो एट द मनी की जो वोलाटिलिटी थी वो सपोज करिए मैं कहता हूं कि 8% थी। कितनी थी? 8% थी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? सेम डे में मार्केट में हमने देखा कि वोलाटिलिटी 8 से सपोज करिए 9% हो गई। कितनी चेंज आ गई? 1% का चेंज आ गया वोलाटिलिटी में। जब वोलाटिलिटी में 1% का चेंज आएगा तो हमारे ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा? तो आंसर जितना उसका वेगा होगा। जितना उसका क्या होगा? वेगा होगा। तो मैंने माना कि जो वेगा है वो सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि 10 है। कितना है? 10 है। तो अगर वोलाटिलिटी इंक्रीज हुई है तो ऑप्शन के प्राइस में भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये कि मान लो जब वोलाटिलिटी कितनी थी? 8%। ठीक है, तब ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज था। लेकिन अगर वोलाटिलिटी 8% से 9% हो गई तो जो कप्पा है, जितना कप्पा की वैल्यू है यानी कि जितनी वेगा की वैल्यू है उतना ही ऑप्शन प्राइस में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 रुपीज का हो जाएगा। तो जो वेगा है वो वोलाटिलिटी के बेसिस पर ऑप्शन प्राइस को चेंज करता है। तो कैसे पढ़ोगे इसको? तो आंसर है जब भी वोलाटिलिटी में 1% का चेंज आएगा तो ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा ये कौन बताता है? तो आंसर है कप्पा बताता है या वेगा बताता है। ये बात आई आपको समझ में? अच्छा चलो सर, ये तो आपने डेफिनेशन पिछली क्लासों में भी पढ़ाई है, ये आज दोबारा क्यों बता रहे हो? अब वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन फॉर्मूलों पर एक बार ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है सर? देखो समझो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैंने 4 यहां पर ऑप्शन ग्रीक लिखे हैं। अरे सर रुको, अभी 5वें ऑप्शन ग्रीक की तो आपने बात ही नहीं की। 5वें ऑप्शन ग्रीक की अगर आपको बात करनी भी है तो जैसे रो की अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। लेकिन इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो सर आप? इसकी भी तो बात करो। तो वैसे तो मैं इसकी बात बहुत डिटेल में कर चुका हूं रो के बारे में, लेकिन ये जो रो है, जो ऑप्शन ग्रीक है, वो हमारी ट्रेड में सबसे कम इफेक्ट डालता है। क्यों कम इफेक्ट डालता है? क्योंकि ये जो ऑप्शन ग्रीक रो है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन प्राइस में चेंज तो लाता है, ऑप्शन प्राइस में चेंज तो लाता है, लेकिन कब लेकर आता है? तो आंसर तब लेकर आता है जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है? इंटरेस्ट रेट। बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। मान लो आप एफडी करा रहे हो तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो वाला इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं। या बैंक से लोन लेते हो, बोरो करते हो कुछ, तब जो इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो ऐसा नहीं है कि हर वक्त चेंज होता रहता है बैंक में, आपको भी पता है इस बात का। तो एक बार इंटरेस्ट रेट आज जो भी है आपने ट्रेड ली तो ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे बाद बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज आ नहीं रहा, है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन प्राइस है इसकी वजह से उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात आई समझ में? जैसे बैंक में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सपोज करो एफडी कराने जाते हो आप और बैंक में इंटरेस्ट रेट है 7%। अब आपने घर पर आकर एक ट्रेड ले ली तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक में वो 7 से 8% हो गया होगा। नो, ऐसा नहीं होता है, आप जानते हो इस बात को। तो इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं आएगा तो हमारे ऑप्शन प्राइस में चेंज नहीं आएगा, जो कि बेसिकली मेजर किया जाता है रो से। तो रो बेसिकली क्या बताता है? तो आंसर ये बताता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट में 1% का इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो हमारे ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आएगा, ये कौन बताता है? रो बताता है। लेकिन ये हमारे लिए सबसे कम इंपोर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए मैंने इसको इग्नोर किया। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में?
तो अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, ये 4 हैं। और इन चारों में एक ही चीज है जो कॉमन है, वो क्या है कि ये सब के सब किसको चेंज करते हैं, तो आंसर है हमारे ऑप्शन प्राइस को। अगर हम बात करें डेल्टा की तो डेल्टा भी मेरे ऑप्शन के प्राइस को चेंज करेगा, करेक्ट। तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऑप्शन के प्राइस को चेंज करेगा। जब मैंने ट्रेड ली है मार्केट में तो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने क्यों की है कि जो मेरा ऑप्शन का प्राइस है वो बढ़े, उसमें मुझे प्रॉफिट हो, करेक्ट। तो जो चीज मेरे ऑप्शन के प्राइस को चेंज कर रही है उसके बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, उसको तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे डेल्टा के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मेरे डेल्टा को कौन चेंज करेगा, बढ़ाएगा कौन, गामा, तभी तो मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेरा गामा भी मेरे ऑप्शन के प्राइस को बढ़ा रहा है, डायरेक्टली नहीं बढ़ा रहा, लेकिन वो डेल्टा को बढ़ाएगा और डेल्टा इसको बढ़ा देगा, तो ये भी मेरे ऑप्शन के प्राइस को बढ़ा रहा है। और जो थीटा है वो मेरे जो प्राइस है उसको डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। तो इसलिए मुझे इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और जो मेरा वेगा है वो भी मेरे ऑप्शन के प्राइस को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जो चीज़ें मेरे ऑप्शन के प्राइस को चेंज कर रही हैं मुझे उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि मुझे किसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा और किसके बारे में सबसे कम सोचना पड़ेगा। तो आंसर है कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्ट्राइक चूज की है। इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास 3 तरह की स्ट्राइक होती हैं, एक है आईटीएम, एक है एटीएम और एक है ओटीएम। अब अगर हम बात करें सबसे पहले ओटीएम की, तो ओटीएम की अगर बात करें तो वहां पर डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, ये चारों जो होती हैं इनकी वैल्यू लो होती हैं, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब अगर इनकी वैल्यू लो होती हैं तो बेसिकली जो ओटीएम वाली जो स्ट्राइक होगी वहां पर सबसे बड़ा कंसर्न आपका क्या होगा, तो आंसर सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि मार्केट में बड़ा मूव आए। अगर मार्केट में बड़ा मूव नहीं आता है तो जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी पास आती जाएगी तो वैसे वैसे इन सब की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएंगी और किसको अप्रोच करने लगेंगी, जीरो को अप्रोच करने लगेंगी, करेक्ट। तो इसलिए आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रीक होगा, तो आंसर है कि वहां पर आपकी वोलाटिलिटी बढ़े। क्या बढ़े, वोलाटिलिटी में इंक्रीज हो, ठीक है। वोलाटिलिटी, अगर आपके कप्पा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, अगर आपके वेगा की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, करेक्ट, तो उस केस में आपको इस वाली स्ट्राइक पर लॉस ही होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि टाइम टू एक्सपायरी पास आता जाएगा और ये सब लो होते जाएंगे। इसलिए आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा वो कौन होगा, तो उस केस में आपका सबसे बड़ा कंसर्न वोलाटिलिटी होगा, इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो ये लॉस वाली एक स्ट्राइक मानी जाएगी, करेक्ट। अब अगर हम बात करें सपोज करो इसके ओटीएम के कंपैरिजन में आईटीएम की, तो आईटीएम में क्या होता है, वहां पर जो डेल्टा होता है वो हाई होता है, आपको पता है कि लगभग 1 के इस पर इक्वल होगा अगर वो डीप आईटीएम है, तो वहां पर डेल्टा हाई है, ओके। बाकी की जो चीजें हैं जैसे गामा, थीटा, वेगा, ये सब कैसी हैं, लो होती हैं। अच्छा, जो प्रीमियम की वैल्यू है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू नहीं होती है, ओटीएम के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा टाइम वैल्यू नहीं होती जितनी कि एट द मनी पर होती है, करेक्ट। तो वो भी उतना बड़ा कंसर्न है नहीं। तो अब सवाल है कि जो आईटीएम है इनमें सबसे बड़ा कंसर्न हमारा कौन होगा, तो आंसर है डेल्टा। कौन होगा, डेल्टा। तब हम डेल्टा के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। क्यों सोचोगे सर डेल्टा के बारे में, क्योंकि हमारा डेल्टा क्या है, अभी मान लो 1 के आसपास है, हाई डेल्टा है। तो अगर टाइम टू एक्सपायरी पास आता जाएगा और बाकी का मार्केट में अगर चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, अगर मेरे तो क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट में वोलाटिलिटी अगर सपोज करो लो रहती है और ज़्यादा चेंज नहीं आता है उसमें, तब उस केस में क्या होगा कि मेरा जो डेल्टा है वो 1 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। अब डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो क्या चाहूंगा कि मेरा डेल्टा की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरा जो डेल्टा है जब मैंने परचेज किया आईटीएम, तो वो सपोज करो 0.7 था, करेक्ट। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा डेल्टा बढ़ जाए, कितना हो जाए, 1 के आसपास पहुंच जाए, करेक्ट। तब वो उस केस में डीप आईटीएम बन गया होगा। ये आईटीएम तो था बट उस केस में क्या बन गया होगा, डीप आईटीएम बन गया होगा। तो मेरा जो कंसर्न है आईटीएम के केस में, वो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, सबसे ज्यादा मुझे किसको मॉनिटर करना होगा, तो आंसर है डेल्टा को करना होगा। डेल्टा मेरा कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम हो रहा है इसका मतलब ये है वो एट द मनी बन रहा है, और एट द मनी का डेल्टा से और कम होता जा रहा है और ओटीएम बनता जा रहा है, करेक्ट। ये बात आ रही समझ में। तो सबसे बड़ा कंसर्न कौन है, आईटीएम। लेकिन एटीएम की अगर हम बात करें तो एटीएम के केस में
क्या होगा? तो आंसर वहां पर जो डेल्टा है वो तो मिड लेवल पर होगा, लेकिन जो गामा है वो हाई होगा, और जो थीटा है वो भी हाई होगा, और जो कप्पा है वो भी हाई होगा, वेगा भी हाई है। सब कुछ वहां पर आपको एक तरह से हाई देखने को मिलेगा। सही, ठीक है सर। अगर ये हाई है तो क्या हमें इन सबको मॉनिटर करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा ध्यान इनमें से किसका रखना पड़ेगा? तो देखो, सवाल ये है कि अगर थीटा हमारा हाई है तो टाइम टू एक्सपायरी जब पास आएगा तब वहां पर जो थीटा है वो सबसे बड़ा कंसर्न बन जाएगा, सबसे ज्यादा हमें परेशान करेगा। जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी पास आएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, और बहुत तेजी से बढ़ेगी तो हमारे जो ऑप्शन का प्राइस है वो तेजी से घटेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर मान लो मार्केट में बड़े मूव आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आ रहे हो, तो थीटा उतना बड़ा कंसर्न है नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो एटीएम वाली स्ट्राइक पर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न अब है क्या? तो आंसर है कि हमें अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि जब भी आप एटीएम स्ट्राइक परचेज करते हो तो आप चाहते क्या हो? तो आंसर सर हम तो ये चाहते हैं कि प्रॉफिट हो। तो आपको प्रॉफिट होगा कब? तो आंसर है कि देखो, एटीएम जब भी हम परचेज करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एट द मनी का स्ट्राइक है वो क्या बन जाए? आईटीएम बन जाए। जब भी हम ओटीएम परचेज करते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि वो क्या बन जाए? एटीएम बन जाए। करेक्ट? अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए ये जो ओटीएम है ये एटीएम बनेगा कब? तो आंसर है सब जब इसका डेल्टा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डेल्टा। इसका डेल्टा जब बढ़ेगा तभी तो ये ओटीएम से एटीएम बनेगा। करेक्ट? और मैं पूछता हूं कि ये जो एटीएम है ये आईटीएम कब बनेगा? तो आंसर सर जब इसका डेल्टा बनेगा, जब इसका डेल्टा बढ़ने लगेगा तो ये क्या बनने लगेगा? आईटीएम बनने लगेगा। और ये आईटीएम जब आप लेते हो तब आप क्या चाहते हो कि ये क्या बन जाए? डीप आईटीएम बन जाए। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए ये डीप आईटीएम कब बनेगा? तो आंसर जब ये डीप आईटीएम बन रहा होगा तब इसका क्या बढ़ गया होगा? डेल्टा बढ़ रहा होगा। करेक्ट? तो तीनों ही केस में हमारा ओटीएम लें चाहे एटीएम लें या आईटीएम लें, तीनों ही केस में हम ये चाहते हैं कि हमारा डेल्टा बढ़े। इस बात में, ये तीनों चीजों में ये चीज कॉमन है कि हम तीनों में डेल्टा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि ओटीएम एटीएम और एटीएम से आईटीएम और आईटीएम से डीप आईटीएम तब बनता है जब डेल्टा बढ़ता है। करेक्ट? लेकिन सवाल ये है कि ये डेल्टा बढ़ेगा कब? तो आंसर है डेल्टा तो तब बढ़ेगा जब मार्केट में क्या बढ़ेगी? वोलाटिलिटी। क्या बढ़ेगी? वोलाटिलिटी। तो एक बात को ध्यान रखना कि जब हम मार्केट में ग्रीक को मॉनिटर करते हैं तो हम हमेशा नजर किस पर रखते हैं? तो आंसर है डेल्टा पर। अगर हमारा डेल्टा बढ़ रहा है, करेक्ट, तब तो ठीक है। अगर हमारा डेल्टा नहीं बढ़ रहा है तो उस केस में ये बात पक्की है कि अब हमें उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि डेल्टा का बढ़ना जरूरी है। आप सोचो जो एटीएम है, करेक्ट, वो एटीएम अगर एटीएम ही रह गया, सोचना इस बात को, आपने परचेज किया एटीएम और वो एटीएम ही रह गया एक्सपायरी वाले दिन तक, तब उस केस में उसका जो ऑप्शन का प्राइस है वो जीरो हो चुका होगा, क्योंकि उसके पास टाइम वैल्यू जो होगी वो एक्सपायरी पर जीरो हो गई होगी। करेक्ट? तो आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आपका सबसे मेन मकसद क्या है? तो आंसर है कि ओटीएम परचेज करने पर हमारा मेन मकसद है कि वो एटीएम बने, और एटीएम पर हमारा मेन मकसद है कि वो आईटीएम बने। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो डिक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो इसलिए जितना जल्दी ये हो सके, जितना जल्दी, जैसे आपने ट्रेड लिया, जितना जल्दी ये हो पाए कि आपके डेल्टा बढ़ने लग जाए, डेल्टा बढ़े, जितना जल्दी होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। जितना देर लगेगी ऐसा होने में तो टाइम टू एक्सपायरी जितना पास आएगा उतना फिर ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि कई बार आपने ये फील भी किया होगा कि टाइम टू एक्सपायरी जब पास आ जाता है तो फिर मार्केट में हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो उतना नहीं बढ़ रहा है जितना हमारा अंडरलाइंग मूव कर रहा है। तो इसलिए डेल्टा में जो मूव आने चाहिए वो जल्दी आ जाने चाहिए। जैसे ट्रेड लें तो हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसमें डेल्टा हमारा राइज होने लगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, ये बात तो चलो सर समझ में आ गई। लेकिन एक चीज है, आप अगर ध्यान से देखो तो तीनों का डेल्टा बढ़ेगा तभी जब वोलाटिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब मार्केट में जो कुछ भी है, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो वो सब कुछ किस बारे में होता है? तो आंसर है वोलाटिलिटी के बारे में। इसीलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो किसको ट्रेड करते हैं? ऑप्शन प्राइस को नहीं, वो एटीएम को नहीं, ओटीएम को नहीं, आईटीएम को नहीं, वो किसको ट्रेड करते हैं? वोलाटिलिटी को ट्रेड करते हैं, क्योंकि सब कुछ
पूरे मार्केट में सब कुछ किस चीज पर डिपेंड करता है? वोलाटिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वोलाटिलिटी नहीं है तो आपका डेल्टा नहीं बढ़ेगा, ओटीएम में आपको कभी बेनिफिट होगा नहीं, एटीएम में आपको कभी बेनिफिट होगा नहीं, और इवन आईटीएम में भी आपको बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि आईटीएम में टाइम वैल्यू तो होती है ना, वो तो रिड्यूस हो ही जाएगी। वो जहां पर था आईटीएम और वो उतना ही आईटीएम रहा, तो आपका जो टाइम वैल्यू है वो तो वहां से चली जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, तब भी आपको लॉस होगा। तो इसलिए सारी कहानी किसकी है? डेल्टा की है। और उस डेल्टा की कहानी को कौन जो है लिखेगा? तो आंसर है वोलाटिलिटी लिखेगी। अगर वोलाटिलिटी ने वो नहीं लिखी तो आपका लॉस पक्का है। ये बात समझ लीजिए आप। ये समझ आया? तो चलो कुछ ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वोलाटिलिटी, तो थोड़ी सी बात वोलाटिलिटी की जाए कि मार्केट में वोलाटिलिटी आएगी कैसे, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट जो है वो किसके चलता है? तो आंसर मार्केट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के लॉ से चलता है। सप्लाई एंड डिमांड जो है वो एक लॉ है, इस बात को ध्यान रखना। मार्केट में चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड नहीं है तो इस बात का मतलब ये होगा कि मार्केट में आप चाहे एटीएम परचेज करो, ओटीएम या आईटीएम, सब पर लॉस होना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है वो डिकेइंग एसेट हैं, स्टॉक जो है वो डिकेइंग एसेट नहीं होते, उनका डेल्टा हमेशा 1 होता है। ध्यान रखना, स्टॉक आपने परचेज कर लिया, उसका डेल्टा 1 होता है, बट वो डिकेइंग एसेट नहीं है, करेक्ट? उसमें आपको लॉस होगा तो वो इसलिए तब होगा जब आपका अंडरलाइंग आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो वहां पर डेल्टा डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्राइक के, लेकिन क्योंकि ये डिकेइंग एसेट हैं तो अंडरलाइंग आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव ना भी करे तब भी आपको लॉस हो सकता है। ये बात आती है आपको समझ में? तो इसलिए मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सप्लाई और डिमांड बने रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब सप्लाई और डिमांड को मार्केट में कौन कौन बढ़ाता है, थोड़ा उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड कौन बढ़ाता है? हेजर्स, जो हेज करते हैं अपनी पोजीशन को किसके अगेंस्ट? बाइंग द प्रोटेक्टिव ऑप्शंस। क्या मतलब है? देखो समझना इस बात को, दो चीजें होती हैं, एक होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। सप्लाई कौन करता है? तो आंसर सेलर करता है, ठीक है। डिमांड कौन करता है? बायर करता है, करेक्ट। अब आपके कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई ज्यादा है। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो समझो, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ने से चीजें महंगी हो जाती हैं। कोई चीज मार्केट में है नहीं और उसकी डिमांड बढ़ रही है, करेक्ट, तो क्या होगा? उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू तब बढ़ेगी जब मार्केट में डिमांड आएगी। तो मार्केट में डिमांड को कौन लेकर आता है? तो आंसर है जो भी अपनी पोजीशन को हेज करते हैं मार्केट में, उनको हेजर बोलते हैं। और वो क्या करते हैं? ऑप्शन को बाय करते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। बाइंग प्रोटेक्टिव ऑप्शन मतलब देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टॉक को परचेज करते हैं, करेक्ट। अब वो उन्होंने जो स्टॉक परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं कि उनको लॉस ना हो जाए, तो इसलिए वो या तो पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे, करेक्ट। या उन्होंने मान लो कोई फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने परचेज किया है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? कोई ऑप्शन को बायर कर लिया। तो या फिर उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया हुआ है, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? कुछ ऑप्शन को बाय कर लिया। किसी भी तरह से किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मार्केट में चाहे बॉन्ड की फॉर्म में थी, चाहे म्यूचुअल फंड की फॉर्म में थी, चाहे स्टॉक की फॉर्म में थी, या किसी भी अदर फॉर्म में थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? वो ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। अब ऑप्शन को जब वो ज्यादा बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है? मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जो हेज कर रहे हैं वो बड़े बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में वो डिमांड को बढ़ा देते हैं। और जब डिमांड बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा, ऐसा सर होता कब है? तो ऐसा तब हो सकता है, जैसे वैसे तो इन जनरली हमेशा होता ही रहता है, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि मार्केट में किसी इन्वेस्टर को ये लग रहा हो कि पोर्टफोलियो में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, तो वो क्या करेगा? एक लार्ज अमाउंट में
प्रीमियम देने को तैयार हो जाएगा, वो लार्ज अमाउंट में कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को या मैं कहूँ सिर्फ ऑप्शन को बाय करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो में बड़ा लॉस ना हो जाए, स्टॉक वाले पोर्टफोलियो में। बात आ रही है समझ में? तो फिर क्या करता है जो सेलर होता है, वो सोचता है कि अच्छा मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट आ सकती है, इनके पोर्टफोलियो में इन्हें लॉस हो सकता है, तो अब ये हमारे पास आएंगे और अब हम इनको महंगे प्रीमियम में बेचेंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ने से प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। तो आपने सस्ते में खरीद रखा था, हेजर आए, उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, आपके प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात आई समझ में? अच्छा, दूसरे होते हैं स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर्स क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं कॉल को इंस्टेड ऑफ स्टॉक। क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, ये बात मैं अपनी पिछली क्लासों में आपको कई बार बता चुका हूं कि स्टॉक को परचेज करने के कंपैरिजन में अगर कॉल ऑप्शन को परचेज करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर मान लो कोई मार्केट में ऐसा इन्वेस्टर है जो मार्केट को लेकर बुलिश है और उसको पता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो वो स्टॉक ना परचेज करके उसके कंपैरिजन में कम प्रीमियम में ऑप्शन को परचेज कर लेता है। ठीक है, अब स्पेकुलेटर ने क्या किया, अपने ऑप्शन को परचेज कर लिया। ऑप्शन को परचेज जब भी कोई करता है, बाय करता है, तो क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो हेजर ने क्या किया, उसने भी हेज करके अपनी पोजीशन को ऑप्शन को बाय किया था, तो उसने भी डिमांड को बढ़ाया। और कौन बढ़ा रहा है, स्पेकुलेटर भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, स्टॉक ना परचेज करके ऑप्शन को बाय कर रहा है, क्योंकि वो बुलिश है मार्केट को लेकर। ठीक है, या बेयरिश से मार्केट को लेकर तो पुट को बाय कर रहा है। दोनों ही केस में बाय कर रहा है। तो क्या बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। इतनी बात आ रही है। अब मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, प्रीमियम बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात आ रही है, इन दोनों ने बढ़ाया। तीसरे हमारे पास होते हैं आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स कौन होते हैं, जो दरअसल जब भी उनकी ट्रेड में कोई डायरेक्शनल ट्रेड बन जाती है, तब वो क्या करते हैं, उस डायरेक्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनकी ट्रेड डायरेक्शनल ना रहे, तो वो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। तो जब भी कोई डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो उस केस में उसे क्या करना होता है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लो उनका जो डेल्टा है वो 0 है, करेक्ट। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो मान लो एग्जांपल के लिए कहता हूं कि सपोज करो वो 0.2 बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे, माइनस का 0.2 वाला पुट ऑप्शन बाय करेंगे, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, उन्होंने ऑप्शन बाय किया, क्या करने के लिए, डेल्टा को 0 करने के लिए। अगर मान लो उनकी जो डेल्टा की पोजीशन है वो 0.5 बढ़ गई, एग्जांपल के लिए वो 0 था 0.5 हो गया, तो वो क्या करेंगे, इधर का माइनस वाला पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे, करेक्ट। तो एक पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो फिर से उनका डेल्टा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उनका काम होता है हर वक्त डेल्टा को 0 बनाना। इसके लिए उन्हें क्या करने होते हैं, तो इसके लिए उनको पुट ऑप्शन बाय करने होते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करने होते हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो अब इन्होंने भी क्या किया, मार्केट में बाय किया। तो जब मार्केट में ये तीनों बाय कर रहे होते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। तो हम क्या कहते हैं, वोलाटिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ रही है। ये बात ध्यान रखना, बायर ही वोलाटिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कैसा, कि जो हेजर हैं या स्पेक्युलेटर हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि मार्केट में उनके पोर्टफोलियो को कोई बड़ा रिस्क है नहीं, ऐसा कोई इवेंट भी नहीं है, करेक्ट। तो या फिर मान लो कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं आने वाली हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शंस को बाय नहीं करते हैं। वो अपना जो पोर्टफोलियो है उसके लिए प्रोटेक्टिव ऑप्शन को बाय करना पसंद नहीं करता है। तो जब हेजर ऑप्शन को बाय नहीं कर रहा होता है तो मार्केट में कौन बढ़ गए, सेलर बढ़ गए, करेक्ट। अब इसने तो बाय किया नहीं। अच्छा, जो स्पेक्युलेटर हैं वो क्या करते थे, इन जनरली स्टॉक की बजाय ऑप्शन को बाय करते थे। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट में डिमांड घट रही है, सेलर ज्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी डेली इनकम को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो स्पेकुलेटर क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें देखा कि जो हेजर हैं वो ज्यादा हेज नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, डिमांड घट रही है, सेलर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वोलाटिलिटी लो है। अगर वोलाटिलिटी लो है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, बाय नहीं करेंगे, ये भी क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट। ये बात आ रही समझ में? अब ये जब सेल करेगा तो ये भी सेलर वाली साइड में ही आ गया स्पेकुलेटर, करेक्ट। तो अब मार्केट में सेलर बढ़ गए। जब सेलर बढ़ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट में क्या कम हो गई है, वोलाटिलिटी कम हो गई है, क्योंकि डिमांड कम है। अगर डिमांड कम होगी तो कोई भी चीज है जिसकी डिमांड कम हो जाती है, क्या होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है।
तो आप देखोगे कि आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम हैं वो आपको लो देखने को मिलेंगे जब मार्केट में लो वोलाटिलिटी होगी। ये समझ में आया कि वोलाटिलिटी लो कब होती है और हाई कब होती है। हाई तब होगी जब खूब सारे बायर आते हैं मार्केट में, खूब डिमांड बढ़ाते हैं, और लो कब होगी जब मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और सेलर ज़्यादा होते हैं। ये बात आई आपको समझ में? अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि मार्केट में जो अगर हम बात करें कि डिमांड और जो सप्लाई है ना, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये तीनों लोग जो मैंने आपको बताया कि हेजर कर सकता है या स्पेकुलेटर करते हैं या फिर जो आर्बिट्राजर्स होते हैं वो करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक न्यूज़ आ गई, ठीक है, आप समझो कोई मान लो मार्केट में किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आ गई या उसकी कोई अर्निंग रिपोर्ट है वो आने वाली है और किसी ने मार्केट में रूमर फैला दी कि वो अच्छी आने वाली हैं, करेक्ट। तब उस केस में भी क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उस स्टॉक की डिमांड बढ़ गई, करेक्ट। ये बात आ रही है समझ में? या उसके ऑप्शन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस केस में भी रूमर्स पर भी जो है डिमांड बढ़ने के चांस रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि लोगों का क्या हो रहा है, ग्रीड बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, लोगों को ग्रीड बढ़ रहा है। ग्रीड बढ़ने से क्या होता है, वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं उस ऑप्शन को या उस स्टॉक को। तो ग्रीड बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं रूमर्स को। और दूसरा, जब कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि ये जो स्टॉक है ना, इसके साथ कुछ ये गड़बड़ है, इसकी कंपनी का सीईओ ये गड़बड़ है, करेक्ट, ऐसा कोई न्यूज आ गई मार्केट में, ठीक है, अगेन वो रूमर ही है, या मैं कहता हूँ चलो एक फेक न्यूज आ गई, करेक्ट। तब उस केस में क्या होता है, लोग घबराकर उस स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसका ऑप्शन परचेज करना बंद कर देते हैं। तब उस केस में क्या होता है, मार्केट में सेलर बढ़ गए, तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है, करेक्ट, अब कोई उसकी डिमांड नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, कोई न्यूज को सेल कर रहा है, तो मार्केट में तब क्या हो रहा होता है, फियर बढ़ गया होता है। तो ये बात आ रही है समझ में? तो जब ग्रीड बढ़ता है, ग्रीड कब बढ़ता है, जब कोई रूमर फैलती है मार्केट में, करेक्ट, और फियर कब होता है, जब मार्केट में कोई न्यूज को सेल करना चाहता है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो ग्रीड और फियर से सप्लाई और डिमांड पर भी इफेक्ट आता है। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये तो सर बात हो गई किसकी, वोलाटिलिटी की। अब सवाल है कि अगर ये सब वोलाटिलिटी के ही बारे में है तो क्या मार्केट में जो ट्रेड करनी चाहिए वो भी वोलाटिलिटी के हिसाब से ही करनी चाहिए? तो आंसर है यस। हमें जो कुछ भी करना है, चाहे सेलिंग करनी है चाहे बाइंग करनी है, वो वोलाटिलिटी को ही हमें सेल करना है, वोलाटिलिटी को ही हमें बाय करना है। क्या मतलब है सर इस बात का? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लो अगर वोलाटिलिटी लो है मार्केट में, आपको ये तो पता ही है कब लो होगी, जब मार्केट में डिमांड कम होगी, जब लोग ऑप्शन बाय करना पसंद नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो मार्केट में वोलाटिलिटी लो है, अब होगा क्या? तो अगर मार्केट में वोलाटिलिटी लो है तो इसका मतलब आप सेलिंग करोगे, ठीक है, आप वोलाटिलिटी को तब क्या कर रहे होगे, सेल कर रहे होगे। लेकिन अगर मान लो मार्केट में वोलाटिलिटी हाई है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, तब आप क्या कर रहे होगे, वोलाटिलिटी को बाय कर रहे होगे। देखो, मैंने आपको बोला कि डिमांड बढ़ने पर, डिमांड जब बढ़ती है ना, डिमांड कब बढ़ती है, जब बाय करते हैं। तो आप अब इसे वोलाटिलिटी के टर्म में कहना शुरू कर दो कि दरअसल जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो यानी कि लोग बाय कर रहे हैं उस वोलाटिलिटी को, क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ गई है। वोलाटिलिटी बढ़ने का मतलब वोलाटिलिटी को बाय करेंगे हम, ऑप्शन बढ़ रहे हैं, ऑप्शन के खरीदार बढ़ गए हैं, ऑप्शन के बायर बढ़ गए हैं। तो वोलाटिलिटी की टर्म में इसको कहना जब आप शुरू कर दोगे तभी आप वोलाटिलिटी को ट्रेड करना भी स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि लोग पूछते हैं कि वोलाटिलिटी को कैसे ट्रेड करते हैं, तो मैं कहता हूं पहले उसकी टर्मिनोलॉजी जो है ना, उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करो आप। कौन सी लैंग्वेज? कि देखो, मार्केट में वोलाटिलिटी हाई है, इसका मतलब मार्केट में वोलाटिलिटी को खरीदा जा रहा है। वोलाटिलिटी को खरीदा जा रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है। इस बात को ऐसे सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। मार्केट में वोलाटिलिटी लो है, इसको कैसे सोचना स्टार्ट करोगे, मार्केट में वोलाटिलिटी लो क्यों होगी, अच्छा सप्लाई ज्यादा हो रही है, यानी कि सेलर ज्यादा है, यानी कि अभी वोलाटिलिटी को क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है। अब हम मार्केट में चाहे वोलाटिलिटी को सेल करें चाहे हम बाय करें, हमारे पास तीन तरह की ट्रेड हो सकती हैं। किस तरह की तीन तरह की ट्रेड? पहली हो सकती है जो डायरेक्शनल न्यूट्रल हो। कैसी? डायरेक्शनल न्यूट्रल। क्या मतलब है सर इस बात का? जब भी हम एक डायरेक्शनल न्यूट्रल ट्रेड करते हैं उससे उस बात का मतलब ये होता है कि चाहे मार्केट अब इधर जाए चाहे मार्केट इधर जाए,
उसका हमारी ट्रेड का उस डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शनल न्यूट्रल ट्रेड कहते हैं। अच्छा, ऐसी ट्रेड भी होती है मार्केट में? तो आंसर है हाँ, बहुत सारी ट्रेड ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे निफ्टी किधर भी जाए। करेक्ट। दूसरा हमारे पास होती है डायरेक्शन बायस। डायरेक्शन बायस ट्रेड का मतलब नाम से पता चल रहा है, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, जो कि जनरली लोग करते हैं। जो कि जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हो, जनरली जो ऑप्शन बायर हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने कॉल ऑप्शन को जैसे ही बाय किया तो अब उनका जो पूरा ट्रेड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो आंसर है उनका पूरा ट्रेड डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन में गया तो ठीक है, और नहीं गया तो फिर उन्हें लॉस होगा। तो वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन पर। तो बहुत सारी ट्रेड इस तरह की होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन इंडिफरेंट होती हैं। अब डायरेक्शन इंडिफरेंट है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये होता है कि चाहे मार्केट इधर जाए तब भी प्रॉफिट होगा और मार्केट चाहे इधर जाए तब भी प्रॉफिट होगा। ये मीनिंग होता है डायरेक्शन इंडिफरेंट का। अब इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो डायरेक्शनल न्यूट्रल होती हैं। इस बात का मतलब ये है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। करेक्ट। लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो इनमें से किसी एक डायरेक्शन में जाने पर ही होगा। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट अगर इधर जाएगा तो उन्हें लॉस नहीं होगा, लेकिन उन्हें प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ये तो हो गया डायरेक्शन न्यूट्रल, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में प्रॉफिट होगा। दूसरी होती हैं इन डायरेक्शनल बायस। डायरेक्शनल बायस का मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर उनकी डायरेक्शन में जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। करेक्ट। और अगर उनकी डायरेक्शन में नहीं गया तो उन्हें क्या होगा, लॉस होगा। ये होती हैं डायरेक्शनल बायस। तीसरे टाइप की होती हैं जिसमें चाहे मार्केट इधर जाए चाहे इधर जाए, इधर जाने पर भी प्रॉफिट होगा। करेक्ट। और इधर जाने पर भी प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारी तरह की स्ट्रेटेजी होती हैं। जो डायरेक्शनल इंडिफरेंट वाली स्ट्रेटेजी हैं उनमें मार्केट की डायरेक्शन किधर भी चली जाए, दोनों साइड उन्हें प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर है? तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा आपको लग रहा है अभी देखकर, ये आपको देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी समझनी है सबसे पहले, या डायरेक्शनल बायस समझनी है, या डायरेक्शनल इंडिफरेंट। इनमें से आप सब में किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। लेकिन हाँ, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि डायरेक्शनल इंडिफरेंट स्ट्रेटेजी को समझने से पहले आपको फिर भी मैं ये कहूँगा एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए, और आपको सबसे पहले डायरेक्शन बायस को ही समझना चाहिए, जिसमें एक साइड प्रॉफिट होता है एक साइड लॉस होता है। करेक्ट। फिर इसके बाद आपको आना चाहिए इस पर, डायरेक्शन न्यूट्रल पर। करेक्ट। जिसमें डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इधर जाएगा तो लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट एक ही डायरेक्शन में होगा। दूसरी, फिर आपको तीसरे नंबर पर आकर यह समझना चाहिए कि डायरेक्शनल इंडिफरेंट वाली स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, जिसमें दोनों साइड प्रॉफिट होता है। करेक्ट। और डायरेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता, किधर भी चला जाए प्रॉफिट ही हो रहा है। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी हैं मार्केट में जिसमें हम वोलाटिलिटी को सेल कर सकते हैं और वोलाटिलिटी को बाय कर सकते हैं? तो मतलब इस बात का मतलब क्या है? देखो, जब भी मैं कह रहा हूं वोलाटिलिटी बाय कर रहे हैं, यानी कि हम कॉल ऑप्शन को बाय करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कॉल ऑप्शन नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ऑप्शन को बाय करने की बात कर रहे हैं। वोलाटिलिटी बाय करना मतलब ऑप्शन को बाय करना। ठीक है। वोलाटिलिटी बाय करने का मतलब ये हो गया कि आप मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, तो आप बाय क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है, हाई वोलाटिलिटी है। हाई वोलाटिलिटी, तो आप कॉल ऑप्शन को क्या करना पसंद करोगे? बाय करना पसंद करोगे। तो आप कॉल ऑप्शन ना कहकर आप ये कहना स्टार्ट कर दो कि हम वोलाटिलिटी बाय करना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या ज्यादा है? वोलाटिलिटी। ये बात आ गई समझ में? तो वोलाटिलिटी बाइंग का मतलब ऑप्शन को बाय करना। वोलाटिलिटी सेलिंग का मतलब ऑप्शन को सेल करना। ऑप्शन को सेल कब करेंगे? जब वहां पर मार्केट में लो वोलाटिलिटी होगी। ऑप्शन को बाय कब करेंगे? जब मार्केट में हाई वोलाटिलिटी होगी। ठीक है। अब इन जनरली जब मार्केट में लो वोलाटिलिटी होती है, ठीक है, तो हम सेल करते हैं, और जब भी हम सेल करते हैं तो उनमें जनरली जो स्ट्रेटेजी होती हैं वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। वो कैसी होती हैं? नॉन डायरेक्शनल होती हैं। जबकि हम बात करें बाइंग की, तो बाइंग के केस में आपको जनरली जो स्ट्रेटेजी देखने को मिलेंगी वो डायरेक्शनल होती हैं।
अब डायरेक्शनल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आती हैं, जैसे कि लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग स्टार्डल, लॉन्ग स्ट्रांगल। और इसमें अगर हम बात करें जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो उनमें से आती हैं जैसे शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, कवर्ड कॉल, शॉर्ट स्टार्डल, शॉर्ट स्ट्रांगल, ठीक है, और इसके साथ रेशियो कॉल स्प्रेड। लेकिन कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो दोनों कैटेगरी में आ सकती हैं, चाहे वोलेटिलिटी हाई हो चाहे वोलेटिलिटी लो हो, उनको दोनों कंडीशन में मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है, उस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बुल कॉल स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड या फिर बुल पुट स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, बहुत सारी हैं, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, कॉन्डोर, डायगोनल, डबल डायगोनल या कॉलर। ये जो सारी स्ट्रेटजी है ना, ये इनमें से किसी भी कैटेगरी में जा सकती हैं। इनको आप डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल सब दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हो। इनको आप वोलेटिलिटी के सेल भी कर सकते हो और इसमें आप वोलेटिलिटी को बाय भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी हैं इनमें दरअसल बाइंग और सेलिंग दोनों की जाती हैं। ये वाली जो है वो प्योरली सेलिंग के लिए हैं, ये वाली जो है वो प्योरली बाइंग के लिए हैं, लेकिन ये वाली जो है इनमें बाइंग भी होगी और सेलिंग भी, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। ये बात आ रही समझ में? ओके, तो अब हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि किस तरह से इन स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है। इन स्ट्रेटजी में से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है जिसमें इधर भी प्रॉफिट हो इधर भी प्रॉफिट हो, दोनों साइड प्रॉफिट हो, तो इनमें से बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा और वन बाय वन इन सारी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। तो हम जो सबसे पहली स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे उसका नाम है लॉन्ग कॉल। पहले हम इधर से चलेंगे, बाइंग वाली सारी स्ट्रेटजी समझेंगे, फिर हम इसके बाद शॉर्ट करने वाली स्ट्रेटजी भी इनके साथ साथ समझेंगे और फिर हम इसके बाद एडवांस स्ट्रेटजी पर आएंगे। ओके, अब लेकिन जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, हम उस पर वापस आते हैं। अब तक की क्लास में हमने क्या इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं? तो आंसर है हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट लेसन निकल कर आते हैं इस क्लास से। पहला, रिस्क मैनेजमेंट इज द जॉब नंबर 1। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? रिस्क मैनेज करना है। दूसरा, द ऑप्शन ग्रीक गिव अस द डैशबोर्ड टू मॉनिटर द रिस्क। दरअसल जो ग्रीक होते हैं वही हमारा रिस्क होते हैं, क्योंकि उनमें चेंज आता है तो हमारी पोजीशन में चेंज आता है। तो हमें किसको मॉनिटर करना होता है? अपने ऑप्शन ग्रीक को। अगर हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारा रिस्क भी मॉनिटर हो रहा है। क्लियर है? और जितना जल्दी आप मार्केट में उनको अपने रिस्क को एडजस्ट कर सकते हो, जितना जल्दी आप ग्रीक को एडजस्ट करते हो उतना ही आपकी ट्रेड के लिए प्रॉफिटेबल होता है। इसलिए हमें फ्रिक्वेंट एडजस्टमेंट करना होता है ग्रीक्स को। ठीक है, तो ये तो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया। कौन सा वाला? ऑप्शन ग्रीक वाला पार्ट। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि देखो, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ ग्रीक से ही नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ट्रेड लेने के लिए ग्रीक काम नहीं आएंगे। ट्रेड लेने के लिए तो ऑप्शन चेन में ऑप्शन जो बायर हैं और जो सेलर हैं उनकी डिमांड और सेल किधर ज़्यादा है ये जानना काम आएगा। तब जाकर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर पाओगे। तो आपको पता तो तभी चलेगा ना कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, तभी तो आप ट्रेड लोगे। आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे या पुट ऑप्शन बाय करोगे, ये कैसे पता चलेगा? ये ग्रीक से थोड़ी पता चलता है। ये तो पता तब चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है तो आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। बेयरिश है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे या फिर सेल करोगे अकॉर्डिंगली। करेक्ट? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो आंसर है रिस्क मैनेजमेंट। ग्रीक का तो समझ में आता है कि ग्रीक की हेल्प से हम अपने रिस्क को मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें एडजस्टमेंट ला सकते हैं। लेकिन ट्रेड, ये तो बात हो गई कि जब हमने ट्रेड ले लिया उसके बाद मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लेने से पहले हमें मार्केट का सेंटीमेंट भी तो देखना पड़ेगा। हमें मार्केट में ये भी तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट है कहाँ पर, लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है, दोनों में से क्या बढ़ रहा है और कहाँ पर बढ़ रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज जो आ रहा है ये, इसको हम लोग कैसे रीड करें। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में जो ये ओपन इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है, इनके मीनिंग डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, कैसे समझे जा सकते हैं, किस तरह से जो मार्केट में
जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो किस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक पर बनाकर बैठे हुए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या कि ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट का डेटा किस तरह से काम करता है। अगर आपने ये समझ लिया, अगर आपने डिटेल में ये समझ लिया कि मल्टी स्ट्राइक किस तरह से, देखो एक तो होता है मार्केट में, इस बात को समझना कि एक तो होता है मार्केट में आपने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, ठीक है, वो आपको पता है कि कैसे देखा जाता है, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर आप देख लेते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपोर्ट और ये जो रेजिस्टेंस है, क्या जो मार्केट मेकर हैं उनका भी यही सपोर्ट और यही रेजिस्टेंस है, या मार्केट मेकर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ और है। तो मैं आपको अभी से बताता हूं कि मार्केट का जो मार्केट को बनाकर बैठे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग होता है। आपको जो रिटेल ट्रेडर जो देखते हो उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग तरह का होता है। इसीलिए जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो क्या करते हो, मार्केट में रिटेल ट्रेडर वाला स्टॉप लॉस लगाते हो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से आप जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो जहां पर उनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है, उनका इंटरेस्ट जहां बन रहा है, उनका जहां ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, वहां पर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए। ये सारी बातें जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपको मैं समझा पाया हूं कि जो ऑप्शन ग्रीक हैं वही हमारे रिस्क को मैनेज करते हैं। तो इसलिए हमारी जो ट्रेड लेने के बाद जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो ये देखने पर नहीं होनी चाहिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो तो ट्रेड लेने से पहले ही कैलकुलेट हो जाता है। तो हमें केवल इस बात पर नज़र रखनी चाहिए, हमें जो मॉनिटर करना है अपने रिस्क को करना है, यानी कि अपने ग्रीक्स को करना है। तो हमारी स्क्रीन पर ग्रीक्स दिखने चाहिए, ना कि प्रॉफिट और लॉस वाली स्क्रीन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की बातें करेंगे। थैंक यू।